Hello friends, now next topic is to discuss is pathogenesis of viral diseases, viral strategies and host defense mechanism. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर किस टाइप से वायरस जो होते हैं वो इंजरी कॉज करते हैं और फाइनली किस टाइप से जो होस्ट है वो डिफेंस करता है। तो इसमें द वायरल स्ट्रेटजीज यूज टू इवेड होस्ट डिफेंस एंड होस्ट स्ट्रेटजीज यूज टू काउंटर देम। सेकेंड है वायरल इंजरी टू टिश्यू ऑर्गन एंड एंटायर एनिमल्स एंड अगेन होस्ट स्ट्रेटजीज यूज टू ओवरकम फंक्शनल लॉसेस। नाउ थर्ड है वायरल इंजरीज टू द इम्यून सिस्टम एंड अगेन होस्ट स्ट्रेटजीज यूज टू ओवरकम डिसफंक्शन वाइल अवॉइडिंग इम्यूनोपैथोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरल स्ट्रेटजीज की यूज्ड टू इवेड होस्ट डिफेंस। तो वायरस क्या क्या करेगा? सबसे पहले इवेजन बाय नॉन साइटोसिडल इन्फेक्शन। तो वायरसेस क्या करते हैं कि सेल के अंदर भी रहते हैं और सेल को किसी भी टाइप का डैमेज नहीं करते, सेल की किलिंग नहीं करते और सेल के अंदर रेप्लिकेशन करते रहते हैं, है ना। तो कभी कभी कुछ इम्यूनोपैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस लेटर इन द लाइफ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रेट्रोवायरसेस की बात करें तो रेट्रोवायरसेस नॉन साइटोसिडल होते हैं और होस्ट में एज ए प्रो वायरस बने हुए रहते हैं। या फिर हम बात करें एरिना वायरस और हंटा वायरसेस की, तो एरिना वायरस 19th नंबर का वायरस है और हंटा वायरस जो है बनिया विरिडी फैमिली से आता है 18th नंबर पे। तो ये नॉन साइटोसिडल वायरस के एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये क्रोनिक टाइम तक, लंबे टाइम तक जो है रोडेंट होस्ट में पड़े रहते हैं और सेल की किलिंग भी नहीं करते हैं और उसमें रिप्लिकेट करते रहते हैं। वायरस का दूसरा मैकेनिज्म है इवेजन बाय सेल टू सेल स्प्रेड। तो इसमें क्या होता है कि वायरस कभी भी इम्यून सिस्टम जैसे एंटीबॉडी वगैरह से दूर रहते हैं और वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूज़न। क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए एक सेल से बाहर आए और विरियन बनाया तो वो विरियन कहीं ना कहीं जो ह्यूमोरल मीडिएटेड सिस्टम है HMI उसके प्रेजेंस में जैसे एंटीबॉडीज़ वगैरह से बाइंडिंग करेंगे। तो ये देखा गया है कि जो न्यूरॉन्स में फैलने वाले वायरसेस हैं तो उसमें होस्ट टू होस्ट या फिर सेल टू सेल स्प्रेड देखने को मिलता है ना। इसके अलावा ये देखा गया है कि जैसे लेंटी वायरसेस है जिनमें ये क्वालिटी होती है कि वो इम्यून सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लेंटी वायरसेस में इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया वायरस है या फिर मॉर्बिली वायरस। लेंटी वायरस किस में आता है? ये रेट्रोविरिडी फैमिली में आता है, जीनस लेंटी वायरस, है ना। इसके बाद मॉर्बिली वायरसेस ये जीनस है मॉर्बिली वायरस जो कि पैरामिक्सोविरिडी फैमिली में आता है। इसमें एग्जांपल है केनाइन डिस्टेंपर वायरस। तो ये न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं पर सेल टू सेल स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हर्पीज़ वायरसेस, तो हर्पीज़ वायरसेस 4 नंबर का वायरस है जो कि हर्पीज़ विरिडी में आता है और इसमें एग्जांपल है साइटोमेगालो वायरस ऑफ मैनी स्पीशीज़। तो ये एक सेल से दूसरी सेल में विदाउट इंटरवेंशन ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस, है ना, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट वायरस की स्ट्रेटजी है इवेजन बाय इन्फेक्शन ऑफ नॉन परमिसिव रेस्टिंग और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जैसे कि हर्पीज़ वायरस की बात करें तो हर्पीज़ वायरस 2 टाइप की स्ट्रेटजीज यूज़ करता है। पहला कि जब उसको इन्फेक्शन करना होता है तब म्यूकोजल एपिथेलियल में जा कर के इन्फेक्शन करता है। तो आपने हर्पीज़ विरिडी से होने वाले जैसे बहुत सारी डिसीजेस देखी होगी, इक्वाइन में क्वाइटल एक्जेंथीमा। तो प्रीप्यूस की जो म्यूकोजल सरफेस है उसमें आपने देखा होगा लीजन्स मिलते हैं। तो हर्पीज़ वायरस को जब रेप्लिकेट करना होता है तब वो म्यूकोजल एपिथेलियम में चला जाता है और जब लेटेंट फेज़ में बने रहना होता है तब लेटेंट फेज़ में गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में रहता है। जैसे हमने देखा था मम्स वायरस, है ना। तो मम्स वायरस क्या होता है? मम्स वायरस भी ऐसे ही लेटेंट बना रहता है। या फिर आप देखेंगे चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स जो है हर्पीज़ वायरसेस से होने वाली डिसीज़ है, सिम्प्लेक्स हर्पीज़ वायरस। तो इसमें क्या होता है, चिकन पॉक्स में भी
डिसीज करता है तब वो म्यूकोजल एपिथेलियम पे, साथ में स्किन के जो एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम है वहाँ पे डिसीज करता है। लेकिन लेटेंट रहना होता है तो वो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में या फिर बी लिम्फोसाइट में लेटेंट पड़ा रहता है। तो ये हर्पीस वायरस का प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट है इवेजन बाय इन्फेक्शन विथ रेस्ट्रिक्टेड वायरल जीन एक्सप्रेशन। तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे वापस से एग्जांपल हम हर्पीस वायरस का ले लेते हैं कि हर्पीस वायरस बहुत सारी जगह अपना जीन एक्सप्रेस नहीं करता है और बहुत सारी जगह अपना जीन एक्सप्रेस करता है। तो ऐसा करके वो इम्यून रिएक्शन से अपना जो है प्रोटेक्शन करता है। तो ये वायरसेस जैसे हर्पीस वायरस लेटेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं, बहुत कम जीन इनके एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको इम्यूनो सप्रेशन की कंडीशन मिलती है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर के अपने जीन को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है इवेजन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून इफेक्टार सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस क्या करते हैं कि ये वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स में और इसके अलावा मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस की सीरीज़ में, और वर्चुअल एलिमिनेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स फ्रॉम द बॉडी रिजल्ट्स इन सच प्रोफाउंड डिप्रेशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे जैसे इस टाइप की टी सेल्स कम होती चली जाती हैं तो जो एनिमल है वो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए जैसे कि लाइक कैंसर्स वगैरह के लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो इस टाइप का भी इवेजन मैकेनिज्म वायरसेस में होता है। नेक्स्ट है इवेजन बाय डाउन रेगुलेशन ऑफ MSC एंटीजन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें पता है कि MSC क्लास फर्स्ट जो है वो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं और MSC क्लास सेकेंड एंटीजन्स CD4 पॉजिटिव टी सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं। तो ये देखा गया है कि जो इनका एक्सप्रेशन है ना, ये गड़बड़ हो जाता है। ये गड़बड़ कैसे हो जाता है कि ये जो एडिनो वायरसेस वगैरह होते हैं ये टी सेल के अंदर जो MSC है उसकी मिमिक्री कर लेते हैं, और जब ये MSC एक्सप्रेस होकर के बाहर प्रेजेंट होते हैं तो जब ये MSC बाहर एक्सप्रेस होते हैं तब प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। सीधी सी बात ये है। तो एडिनो वायरसेस क्या करते हैं, इस टाइप के प्रोटीन कोड करते हैं जो कि MSC क्लास 1 एंटीजन से बाइंड हो जाएं। इसके कारण नॉर्मल प्रोसेसिंग और जो एंटीजन की नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है वो नहीं हो पाती है, और रिड्यूसिंग इट्स सेल सरफेस एक्सप्रेशन। बीटा जो MSC है इसके सेल सरफेस एक्सप्रेशन को भी कम हो जाना होता है। नेक्स्ट है बीटा हर्पीस वायरसेस। ये क्या करते हैं, ये डाउन रेगुलेट करते हैं MSC क्लास फर्स्ट के एक्सप्रेशन का। कैसे, टू अवॉइड लाइसिस ऑफ देयर होस्ट सेल बाय टी लिम्फोसाइट्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे APC है, APC MSC क्लास फर्स्ट एंटीजन प्रेजेंट करेगा तो जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है वो किल कर देगी, पर MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा प्रोटीन या डाउन रेगुलेशन इसका किया जाता है बाय द बीटा हर्पीस वायरसेस कि MSC क्लास फर्स्ट एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। उसके कारण APC का लाइसिस नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ टी सेल्स। क्यों? क्योंकि जो बीटा हर्पीस वायरसेस होते हैं दिस सिंथेसाइज MSC क्लास फर्स्ट लाइक मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए डिकॉय टू प्रिवेंट लाइसिस बाय द NK सेल्स। तो जैसे NK सेल्स वगैरह भी क्या है, लाइसिस करते हैं, तो NK सेल्स वगैरह जो लाइसिस कर पा रहे हैं उसके अगेंस्ट में भी इस टाइप के MSC क्लास फर्स्ट के प्रोटीन्स बनाएगा जो क्लास फर्स्ट के एक्सप्रेशन को डिकॉय करे, है ना। नेक्स्ट है इवेजन बाय साइटोकाइंस। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरफेरॉन की बात करें तो इंटरफेरॉन का क्या काम होता है कि वायरल एक्टिविटी को डाउन करना, एंटीवायरल एक्टिविटी होती है इसकी, साथ में ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्टिविटी का होता है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जैसे ये वायरसेस क्या करते हैं, इंटरफेरॉन रेगुलेटेड प्रोटीन्स जो होते हैं उसी का डाउन रेगुलेशन कर देते हैं। ओके, तो उसका डाउन रेगुलेशन करने से क्या होता है, जो इंटरफेरॉन का सिंथेसिस है वो डाउन हो जाता है। तो डाउन रेगुलेशन करेंगे या फिर अप रेगुलेशन को इनहिबिट कर देते हैं,
तो इंटरफेरॉन की सिंथेसिस और सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि एडिनोवायरसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली, मतलब जैसे हमने अभी इंटरफेरॉन का पढ़ा, तो इनडायरेक्टली कुछ वायरसेस अफेक्ट कर रहे थे इंटरफेरॉन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को, मतलब सीधा इंटरफेरॉन को अफेक्ट नहीं किया। ऐसे ही डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं एडिनोवायरसेस। इनके जो जीन प्रोडक्ट्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट इन्फेक्टेड सेल अगेंस्ट ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। तो जिसमें एडिनोवायरस रहता होगा उस इन्फेक्टेड सेल को कैसे भी करके ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा से बचाना है। ये काम होता है एडिनोवायरसेस का। नाउ नेक्स्ट है इवेजन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, दैट इज़ द मास्किंग ऑफ एपिटोप एंड द इम्यून डिकॉय। तो नाम से ही समझ में आता है कि कैसे भी करके एंटीबॉडी का जो न्यूट्रलाइजेशन मैकेनिज्म है उससे कैसे इवेजन करना है, और कैसे जो वायरस के एपिटोप्स हैं उसका मास्किंग करना है ताकि इम्यून सिस्टम से बचा जा सके। तो इसके लिए फिलोवायरस, एरिना वायरस, इबोला वायरसेस, और इसके अलावा जैसे फिलोवायरस ये 15th नंबर पे आता है, एरिना वायरस 19th नंबर पे आता है। जो हंटान वायरस वगैरह जो आते हैं, जैसे बनिया वायरस, रिफ्ट वैली फीवर वायरसेस वगैरह जो आते हैं, ये 18 नंबर पे आते हैं। तो ये सभी वायरसेस क्या करते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन से एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इनका खुद का जो मैकेनिज़्म है वो कंटिन्यू रहता है। तो ये माना गया है कि जैसे दे आर द ग्लाइकोसाइलेटेड वेरी हैवीली, कार्बोहाइड्रेट में कंसिस्ट 1/3 ऑफ द मास ऑफ देयर सरफेस पेप्लोमास। तो सरफेस पेप्लोमास में बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, और ये जितने भी रहते हैं ये विरियन को जो इन्फेक्टिविटी है उसको मेंटेन रखने के लिए उसका मास्किंग कर देते हैं, या फिर एंटीबॉडीज़ का मास्किंग कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है इवेजन बाय इंडक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट है इवेजन बाय इंडक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। तो ऐसे बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कंटिन्यूसली वायरस के अगेंस्ट बनते रहते हैं, लेकिन ये बहुत लो टाइटर में बनते हैं, या फिर कभी कभी ये ऐसे हाई टाइटर में बनते हैं जो एक ऐसे वायरल एपिटोप से बाइंड होते हैं जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग होते हैं। तो इसके कारण होता ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रीनल ग्लोमेरुलाई में और अदर साइट्स पे डिपॉजिट होता चला जाता है। और या फिर जैसे एग्जांपल है न्यूप्लास्टिक डिसीजेज में भी इस टाइप के इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो कि अलग अलग जगह पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह जो करते हैं, या आर्थराइटिस जो करते हैं यहाँ पर, या फिर वेस्कुलाइटिस। तो ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं ये कभी कभी इसलिए भी प्रॉब्लम देते हैं क्योंकि ये इनका क्लियरेंस प्रॉपरली नहीं हो पाता, और ना ही ये यूरिन से पास आउट होते हैं, ना फिसिस से पास आउट होते हैं, ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं, और इसके कारण अदर जो एंटीबॉडीज़ हैं जो स्पेसिफिक टू विरियन एपिटोप्स होना चाहिए उनका बाइंडिंग नहीं हो पाता। ऐसे में दे ऑल्सो ब्लॉक द अटैचमेंट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। तो इस टाइप के एग्जांपल्स कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूटिन मिंक डिसीज़ में, या फिर डिफरेंट टाइप के वैक्सीन अप्रोच में इस टाइप के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। ये वैक्सीन्स जो हैं, फॉर एग्जांपल फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस, ये कोरोना विरिडी से होता है। देन बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल डिसीज़, ये जो है आपका पैरामिक्सो विरिडी से होता है। फिर बोवाइन वायरल डायरिया, ये जो है आपका फ्लेवी विरिडी से देखने को मिलता है। इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, ये रेट्रोविरिडी से देखने को मिलता है। देन केप्राइन आर्थराइटिस एंसेफेलाइटिस, ये भी रेट्रोविरिडी फैमिली से देखने को मिलने वाली डिसीज़ है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वायरस की, इवेजन बाय इंडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। तो कितनी बार ऐसा होता है कि probability of an acute infection becoming persistent is strongly age related। तो कभी कभी एज जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे भी वायरस का इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस आता है, और ये कभी कभी कंजेनाइटल भी होता है।
तो कंजेनाइटल इन्फेक्शन आर मोस्ट लाइकली टू इंड्यूस इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। मतलब अगर मदर से फीटस में जब ये इस टाइप का जो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है अगर वो आता है, या फिर मदर पहले से ही किसी वायरस से इन्फेक्टेड है और ऐसे में जब वो वायरस का इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस फीटस में आता है, तो ऐसी कंडीशन में फीटस में भी वायरस जो है इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस शो करता है। अब वो कैसे करता है? जैसे बोवाइन वायरल डायरिया है, हॉक कोलेरा है। बोवाइन वायरल डायरिया किससे होता है? ये होता है फ्लेविविरिडी से। हॉक कोलेरा भी फ्लेविविरिडी से। फिर एरिना वायरस इन्फेक्शन, फिर सम ऑफ द रेट्रोवायरस इन्फेक्शन आर पर्टिकुलरली प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द क्रोनिक वायरल शेडिंग फ्रॉम न्यूबॉर्न इन अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी क्रिएट ही नहीं होती फीटस में, और कंटिन्यूसली वायरस का फीटस में से शेडिंग होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन मैनी केसेस नो बी सेल टॉलरेंस इज डिमॉन्स्ट्रेबल, बट देर इज अ डिग्री ऑफ टी सेल अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द वायरस। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टी सेल है वो अनरिस्पॉन्सिव रहती है टू दी वायरस। इन लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस, तो लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस जो वायरस है ये एरिनाविरिडी फैमिली से आता है। अगर माइस में इसका इन्फेक्शन देखा जाए तो न्यू बॉर्न ऑलरेडी डेम से इसको ले लेता है, और ये कैसे लेता है? इन यूटेरो ही ले लेता है, और ऐसे में टी सेल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाता, और इसके कारण जो है वायरस में इस टाइप की जो टी क्लोन सेल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही डिलीट होती चली जाती हैं, और इसके अगेंस्ट में जो सप्रेसर टी सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। नाउ नेक्स्ट है इवेजन बाय सिक्वेस्ट्रेशन इन इम्यूनोलॉजिकली प्रिविलेज्ड टिश्यू। तो इस टाइप की मैकेनिज्म में क्या होता है कि वायरस कुछ ऐसे एनाटॉमिकल बैरियर्स या बेसमेंट मेम्ब्रेन्स या कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं जो कि सराउंडिंग टी सेल या एंटीबॉडी सिक्रेशन से दूर होते हैं, या साइटोटॉक्सिक टी सेल से दूर होते हैं, या जहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल या फिर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इन्वेड नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन में कुछ इस टाइप के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले वायरसेस लें, या फिर कुछ ऐसे वायरस जैसे साइटोमेगालो वायरसेस है, दे रेप्लिकेट इन द किडनी, लाइवरी ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स एंड आर शेड मोर और लेस कंटिन्यूसली इन द करस्पॉन्डिंग सिक्रेशंस। तो या फिर कुछ ग्लैंड्स हैं, एपिथेलियल ग्लैंड्स हैं, जिसमें इस टाइप के वायरसेस मेजॉरिटीज़ में मिलते हैं, और ये जो है साइटोटॉक्सिक बिहेवियर ऑफ टी सेल या फिर एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन से या एमएससी एक्सप्रेशन से दूर रहते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म है इवेजन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम इनटू होस्ट सेल जीनोम। तो होस्ट सेल जीनोम में कौन कौन से वायरल जीनोम हैं जो इंटीग्रेट हो जाते हैं? तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस एज ए प्रोवायरस जो है ऑन्कोजेनेसिस करता है, और वो होस्ट सेल के डीएनए में इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो ये देखा गया है कि इनका वैसे ऑफ स्प्रिंग में, यानी कि जब ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है तब ये नहीं होता है ऐसा ट्रांसफ़र, एक्सेप्ट कभी कभी क्या होता है कि जो अक्रॉस द प्लासेंटा है और एट द बर्थ है ना, तभी इस टाइप की सेल्स ट्रांसमिट होती हैं। मतलब ये है कि सोमेटिक सेल्स में ही ये प्रोवायरस बनते हैं। अब हम बात करेंगे, सपोज कीजिए कि ऑफ स्प्रिंग बना, तो इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड टू द ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स में होता है प्रोवायरस का फॉर्मेशन, एक्सेप्ट अक्रॉस द प्लासेंटा और एट बर्थ। लेकिन ये कैसे आते हैं? ये वर्टिकली नहीं आते, ये हॉरिजॉन्टली सोमेटिक सेल्स से ही प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए आते हैं, या फिर जब बर्थ होता है तब आते हैं। तो ये वायरसेस क्या करते हैं? इन बर्थ में, इन फीटसेस में इम्यूनो डिफिशियंसी कर देते हैं। बिकॉज कैसे करते हैं? लिम्फोसाइट्स का और मैक्रोफेज का डिस्ट्रक्शन करके, और इस टाइप से ये इस टाइप का जो भी इम्यूनोलॉजिकल डिग्रेडेशन होने वाला होगा वायरस का, वो नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म है इवेजन बाय जेनेटिक एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेडिविस्ना एंड इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया।
मेडिविसना और इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया दोनों ही रेट्रोवायरस से होने वाली डिसीज़ है। और इसमें ये देखा गया है कि जैसे इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया में जो वायरस है, ये वायरस क्या करता है, हर बार एंटीजेनिकली चेंज होता जाता है। तो एंटीजेनिकली चेंज होने के कारण हर बार न्यू वेरिएंट बनता है, और हर बार न्यू वेरिएंट बनने के कारण एक डिफरेंट टाइप की मैकेनिज़्म देखने को मिलती है और डिफरेंट टाइप का विरुलेंस देखने को मिलता है। तो अभी तक जो मैकेनिज़्म थी वो वायरस की होस्ट को कैसे, डिफेंस मैकेनिज़्म को कैसे इवेड करना है, इसको लेकर के थी। अब दूसरी वायरस की मैकेनिज़्म है, वो है कि टिश्यू और ऑर्गन डैमेज वायरस कैसे करता है, इसको लेकर के है। तो बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो इन विट्रो साइटोसिडल हो सकते हैं, लेकिन जब इन विवो देखा जाए तो किसी भी टाइप का क्लिनिकल साइन प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जांपल एंटेरोवायरसेस। ओके। तो इसके अलावा बहुत सारे नॉन साइटोसिडल ऐसे वायरसेस हैं जो इन विट्रो तो बहुत नॉन साइटोसिडल होते हैं, किसी भी टाइप का सेल डैमेज नहीं करते। लेकिन अगर आप नेचुरल बात करें तो जैसे रेट्रोवायरसेस हैं या फिर रेबीज वायरसेस हैं, ये क्या करते हैं, होस्ट में रहते हुए बहुत ज़्यादा क्लिनिकल चेंज करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। रेबीज वायरसेस जो होते हैं वो रेबीड के सिम्टम्स इनिशिएट करते हैं। तो ये देखा गया है कि ये जो वायरसेस हैं, अगर कोई सेल डैमेज करते भी हैं, तो मान लीजिए कि अगर वो कोई मसल का पार्ट है या सबक्यूटेनियस टिश्यू है, तो इस टाइप का सेल डैमेज होने पर कोई क्लिनिकल साइन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर ये लार्ज नंबर में ब्रेन की सेल या हार्ट की सेल को डैमेज कर रहे हैं, तो एक क्लिनिकल साइन इसका प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर किसी ऑर्गन में इडीमा होता है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वही इडीमा ब्रेन में होता है तो वो एक सीरियस कंसिक्वेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे ही रिफ्ट वैली फीवर वाले केस में देखा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ लीवर सेल्स अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं तो भी कोई क्लिनिकल साइन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो अगर ऐसे ही ये देखा गया है कि लंग्स में अगर डैमेज होता है तो गैसियस एक्सचेंज इफेक्ट होता है, तो अफेक्टेड होता है। तो गैसियस एक्सचेंज अफेक्टेड होने के कारण हार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अल्टीमेटली जो वायरस है वो कहीं ना कहीं टिश्यू और ऑर्गन का जो डैमेज है, वो अगर क्लिनिकल साइन प्रोड्यूस होता है तो सिग्निफिकेंट है, नहीं तो ऐसा जो साइटोसिडल डैमेज है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो एंटेरोवायरस मैंने आपको बताया था, ये पिकोना विरिडी फैमिली में आता है। तो सबसे पहले लीवर डैमेज के लिए बात करें तो माइस में जब साइटोसिडल वायरस रिफ्ट वैली फीवर वायरस इनोकुलेट किया गया, तब ये देखा गया कि रिफ्ट वैली फीवर वायरस से जो हिपेटिक नेक्रोसिस है विदिन 4 आवर्स हो रही है। तो इंट्रावीनस डोज ऑफ रिफ्ट वैली फीवर देने पर हिपेटिक नेक्रोसिस हो रही है विदिन 4 आवर्स, और कुफ्फू सेल का डैमेज होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। तो अगर लीवर में डैमेज होगा तो डेफिनेटली कैसा भी टाइप का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा हो, तब भी लीवर डैमेज होना एक लीथल फैक्टर है। अब हम बात करेंगे डैमेज ऑफ एपिथेलियम ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ पर ये जो रिफ्ट वैली फीवर वायरस बताया मैंने, इट बिलोंग्स फ्रॉम बनिया विरिडी फैमिली। एपिथेलियल रेस्पिरेटरी सेल डैमेज में क्या होता है कि नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो एपिथेलियल सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो म्यूकस होती है। तो स्टार्टिंग में यही म्यूकस जो है वो बहुत सारी एपिथेलियल सेल से सिक्रेट आउट होता है। इसके बाद में बहुत सारे विरियॉन्स जो होते हैं ल्यूमन में, क्योंकि रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है तो एयरवे में रिलीज़ होते रहते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जो बाइटिंग सिलियाज वगैरह हैं उसके कारण भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, और इसके बाद में जब ये मूव करते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। जब इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो इन्फेक्शन होने के कारण बहुत सारा डिन्यूडेशन ऑफ एपिथेलियल सेल होता है,
और सीलिया की बाइटिंग बहुत कम हो जाती है, सीज हो जाती है, और प्रोफ्यूज और विस्कस जो म्यूकस है वो इकट्ठा होता चला जाता है, जिससे एपिथेलियल सेल और ज़्यादा डैमेज होती है। तो इस टाइप से कंटिन्यूस जो है कॉलमनार एपिथेलियम वगैरह का इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और एपिथेलियल सेल्स का डिन्यूडेशन होता चला जाता है। ऐसे में लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसयूडेट जो होते हैं एंड एक्सुडेट्स जो होते हैं विद द इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल डेब्रिस एयरवे में इकट्ठे होते चले जाते हैं, और इसके कारण जो है नेजल पैसेज में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में जो है चोकिंग होना शुरू हो जाती है। फाइनली कहीं कहीं पर बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन भी फिर देखने को मिलता है। इसके बाद जो एल्वियुलर एपिथेलियम से हैं और पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स है, इसका भी डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो गया है। इसके कारण एयरवेज ब्लॉकेज स्टार्ट होता है और स्मॉल डायमीटर के म्यूकस प्लग बनते हैं जो रिमूव नहीं हो पाते, चाहे उसको फोर्स से भी रिमूव किया जाए। तो ऐसे में एयरवेज के ब्लॉकेज होने की जो सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है, उससे बहुत सारे एनिमल्स में डेथ, स्पेशली न्यू बॉर्न्स में डेथ देखने को मिली है। इसके अलावा इसमें हाइपोक्सिया होता है, पैथोलॉजिकल कैस्केड का एसिडोसिस होता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज होने के कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी, तो जो कार्बनिक एसिड है उसका जो है एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, और कार्बनिक एसिड जो होता है वो डिपॉजिट होता चला जाएगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेगा, और इस एसिडोसिस के कारण अनकंट्रोलेबल फ्लूइड एक्सुडेशन एयरवे में आएगा। तो इस पूरी सीक्वेंस का एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस, और कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम जो है वो भी इसके अगेंस्ट एक्ट करता है, जैसे कि देर इज़ अ रोल ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स सच एज मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स काम करते हैं, लंग्स के सर्फेक्टेंट काम करते हैं, मैक्रोफेजेस काम करते हैं, एनके सेल्स काम करते हैं, देन IgA एंड IgG एंटीबॉडीज़ काम करती हैं, टी सेल मीडिएटेड इम्यून मैकेनिज़्म काम करता है। तो इस टाइप से ये होस्ट सेल का जो मैकेनिज़्म है वो भी वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट है डैमेज टू द एपिथेलियम ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जितने भी इंटेस्टाइन में ग्रो करने वाले वायरसेस हैं वो इंजेक्शन के थ्रू एंट्री करते हैं, और इनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग हो सकता है, किसी का शॉर्ट होता है, किसी का लॉन्ग होता है, पर ज़्यादा करके शॉर्ट होता है। इसमें ज़्यादा करके वायरस डायरिया कॉज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटावायरस रियोविरिडी फैमिली में आता है, या फिर अदर वायरसेस जैसे कोरोना वायरसेस, टोरोवायरसेस भी कोरोना विरिडी फैमिली में आता है, कैल्सी वायरसेस, एस्ट्रोवायरसेस एंड सर्टेन एडिनोवायरसेस एंड पार्वोवायरसेस भी पार्वोवायरल डायरिया करते हैं। ओके, पार्वोवायरस जो होता है 7वें नंबर का है, एडिनोवायरस जो 5वें नंबर का है, कैल्सी वायरस 23वें नंबर का है, टोरोवायरस 20वें नंबर का है, कोरोना वायरस 20वें नंबर का है, रोटावायरस 11वें नंबर का है, एस्ट्रोवायरस 24वें नंबर का है। तो ये जो वायरसेस हैं ये डायरिया कॉज करते हैं। रोटावायरस के केस में देखा गया है कि ये टिप ऑफ विलाई को इन्फेक्ट करता है और विलाई की शॉर्टनिंग करता है, और जनरली एक विलाई को दूसरी विलाई से फ्यूज़ करवाता है। ऐसा करने से जो विलाई का एब्जॉर्प्शन वाला सरफेस है वो रिड्यूस हो जाता है, और फ्लूइड का ल्यूमन में ही एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण डायरिया होता है। पार्वोवायरस के केस में ये देखा गया है कि ये जो क्रिप्ट एपिथेलियम है, मतलब उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्रिप्ट्स कौन से होते हैं? जो डिवाइडिंग होते हैं ना, मतलब जो ग्रोइंग वाले एपिथेलियल सेल्स हैं जो क्रिप्ट्स में होते हैं, उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड देयर बाय रिमूविंग द सोर्स ऑफ शॉर्ट लिव्ड विलस एपिथेलियल सेल। और ऐसे में जो डिवाइडिंग एपिथेलियल सेल्स हैं या जो शॉर्ट विलस है उसी को ही रिमूव कर देता है। मीन्स जिस
एपिथेलियल सेल का शॉर्ट लिविंग होता है उसको ये रिमूव ही कर देता है पार्वोवायरस। तो ये देखा गया है कि इन्फेक्शन जनरली प्रॉक्सिमल पार्ट से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जैसे कि सबसे पहले जेजुनम, फिर इलियम, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है कॉलन तक। इसके बाद ये देखा गया है कि जो वायरस है वो होस्ट इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस को, नंबर ऑफ वायरस जितने भी इंजेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग होस्ट का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। और ये जो वायरस हैं ये इमेच्योर क्यूबाइडल सेल्स वगैरह को इन्फेक्ट करते हैं और उसको रिप्लेस करते जाते हैं। मतलब जो दूसरी जो सेल्स हैं, एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, उसको कन्वर्ट करते जाते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं विद द इमेच्योर क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स से, जिसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी या एंजाइमेटिक कैपेसिटी बहुत कम होती है। पर ऐसा है कि ये जो विलाइज हैं या ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये काफ़ी वायरल रेजिस्टेंट होती हैं, वायरल इन्फेक्शन रेजिस्टेंट होती हैं, और ये सेल्फ लिमिटिंग है। लेकिन अगर आप डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर लेते हो तो ये लीथल नहीं रहेंगी, लेकिन अगर हम डिहाइड्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो ये लीथल हो जाती है। तो इसकी रेट ऑफ रिकवरी फास्ट होती है इन सेल्स की, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कून हैं एपिथेलियल सेल्स की, वो डैमेज नहीं होने देना है। अगर वो डैमेज होती है तो एक परमानेंट लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि डायरिया का पैथोफिजियोलॉजी कैसे क्या हो रहा है इसमें। तो फ्लूइड लॉस जो होता है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो होता है मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन एंड ऑस्मोटिक लॉस ड्यू टू प्राइमरी टू प्रेजेंस ऑफ अनडाइजेस्टेड लैक्टोज इन द ल्यूमन। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ वगैरह में या न्यूबॉर्न एनिमल्स में ज़्यादा करके अनडाइजेस्टेड लैक्टोज होता है, तो वही प्राइमरी जो है कंटेम्प्ट होता है फॉर द लॉस इन द डायरिया। जब वायरसेस जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो लैक्टोज का जो कि एक डाइसैकेराइड है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता। तो इसके कारण जो है वो लैक्टोज तो वहाँ एक्यूमुलेटेड रहता ही है, साथ में देयर इज़ अ लॉस ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, डिमिनिश ग्लूकोज कैरियर। ग्लूकोज कैरियर काम नहीं करता, सोडियम कैरियर काम नहीं करता, पोटेशियम, सोडियम और एटीपेज एक्टिविटी जो है डिमिनिश हो जाती है। इसके कारण बहुत ज़्यादा जो सोडियम है जो एक्स्ट्रा सेलुलर रहता है, और इसके अलावा पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम जो इंट्रा सेलुलर रहता है, और वाटर है, इन सभी का जो है लॉस हो जाता है। जब इनका लॉस होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जनरेट होती है। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जनरेट होती है। तो जब भी डायरिया होता है तो डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द इनिशियल फैक्टर। अनदर कॉज ऑफ एसिडोसिस इज इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो कभी कभी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या, अनडाइजेस्टेड मिल्क का फर्मेंटेशन होता है और एसिडोसिस या एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है। एसिडोसिस कैन क्रिएट पोटेशियम आयन एक्सचेंज अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन अफेक्टिंग सेलुलर फंक्शन दैट मेंटेन द नॉर्मल पोटेशियम कंसंट्रेशन। तो सोडियम जो पोटेशियम कंसंट्रेशन है वो भी जो है चेंज हो जाता है, जो पोटेशियम सेल के अंदर रहता है वो कम हो जाएगा, पोटेशियम भी बाहर आ जाएगा, और पोटेशियम जो होगा उसका लॉस बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन एज नोटेड अर्लियर एंड हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन होगा, साथ में हाइपोग्लाइसीमिया होगा। वैसे मैंने देखा है कि जब भी एसिडोसिस होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन जो है रिड्यूस हो जाता है, मतलब लॉस नहीं होता। डायरिया में पोटेशियम आयन का लॉस नहीं होता, क्योंकि पोटेशियम आयन जो होता है ज़्यादा करके स्टमक में मिलता है और इंट्रा सेलुलर मिलता है, तो पोटेशियम आयन का कभी लॉस नहीं होता। जबकि डायरिया की कंडीशन में पोटेशियम आयन का लॉस नहीं होता, जबकि वोमिटिंग की कंडीशन में पोटेशियम आयन का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। हाइपोकेलीमिया की जो कंडीशन है वो वोमिटिंग में देखने को मिलती है, वोमिशन में देखने को मिलती है। तो वोमिशन की कंडीशन में हाइपोकेलीमिया मिलेगा, और डायरिया की कंडीशन में हाइपरकेलीमिया मिलेगा। इसके अलावा
ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, और देर इज़ डिफरेंट टाइप के पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होने से जो अगर करेक्टेड नहीं होते हैं, फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा हो जाता है और थेरेपी नहीं दे पाते हैं, तो इट रिजल्ट्स डेथ। कितनी बार ऐसा भी होता है कि ऑर्गन डैमेज इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी देर इज़ सम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो देर इज़ सम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस विदाउट टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज। तो इसमें एक एग्जांपल है लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस। तो लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस ये एक एलिना विरिडी फैमिली का वायरस है, और इसके कारण क्या होता है कि अगर आप माइस में इसका इन्फेक्शन होता है तो आप ये देखेंगे कि देर इज़ रिडक्शन इन नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ एंड थायराइड हार्मोन्स, है ना। तो इसमें एक तो ये देखने को मिलेगा। तो अगर आप रिड्यूस्ड थायराइड हार्मोन देखोगे तो देर इज़ मिक्सेडीमा एंड सब नॉर्मल बेसल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिक रेट, यानी सब नॉर्मल BMR मिलेगा। और अगर ये लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस, और एक और है इंसिफिलोमायोकार्डाइटिस वायरस, जो कि एक पिकोनाविरिडी फैमिली से आता है, इसका भी अगर इन्फेक्शन मिलता है तो ये देखा गया है कि जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस हैं पेंक्रियाटिक सेल्स के, उसका रिडक्शन होता है, तो इंसुलिन डाउन हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो डायबिटिक कंडीशन में माइस चला जाएगा, और देर इज़ अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ द सेल सरफेस मॉलिक्यूल सच एज क्लास सेकेंड MSC मार्कर बाय इनडायरेक्ट मैकेनिज्म, है ना, विच में बी द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल साइन। तो कभी कभी ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस की जो पेंक्रियाटिक सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, इसके ऊपर अल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्लास सेकेंड MSC मार्कर आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इंसुलिन की ये जो बीटा सेल्स हैं इस पर क्लास सेकेंड MSC मार्कर का एक्सप्रेशन आना तो नहीं चाहिए नॉर्मली, पर जब इनका इन्फेक्शन होता है इंसेफेलोमायोकार्डाइटिस वायरस का, जो कि एक पिकोनाविरिडी फैमिली का वायरस है, तो और साथ में जो लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस है, इसका भी इन्फेक्शन जो कि एरिना विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, इनके इन्फेक्शन आने पर मतलब मिक्सेडीमा क्रिएट होगा, साथ में डायबिटीज़ होगा, है ना। तो देर इज़ डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन लेवल एंड देर इज़ डिक्रीज इन द एक्सप्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन लेवल इन दिस कंडीशन। तो टिश्यू डैमेज का जो नेक्स्ट रीज़न है वो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज प्रीडिस्पोजिंग टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो खुद के साथ साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी प्रमोट करते हैं, जैसे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, केटल पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 3 जो है, ये एक ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी फैमिली का वायरस है, और ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है, और ये क्या करता है, सिलेटेड एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करता है। सो देर इज़ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द ल्यूमन। तो जो एयरवे है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, और यहाँ पर पास्चुरेला हिमोलिटिका की ग्रोथ होती है। ओके, सो ये बैक्टीरिया क्या है, सेकेंडरी निमोनिया करता है, जिसको हम शिपिंग फीवर कहते हैं। इसके बाद इक्वाइन्स इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इक्वाइन में जो इन्फ्लुएंजा होता है, ये भी एक ऑर्थ्रोमिक्सो वायरस की डिसीज़ है, और इसमें क्या होता है कि वायरस डिस्ट्रॉय अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम इन द एयरवे एंड कॉजिंग एक्सुडेट फॉर्मेशन, और इस एक्सुडेशन में स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रो करते हैं, और इसके कारण लंग्स में निमोनिया होता है। तो इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये बैक्टीरिया भी कुछ ना कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जिससे कि जो वायरल हीमोग्लूटिनिन्स हैं, तो हीमोग्लूटिनिन्स किस में मिलते हैं, ऑर्थ्रोमिक्सो वायरस में, ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी फैमिली में। तो ये हीमोग्लूटिनिन हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनका एक्टिवेशन जो है वापस से फर्दर लीड्स टू डिसीज़। तो ऐसा ही देखा गया है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जहाँ रोटा वायरस और कोरोना वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ साथ ये देखा गया है कि एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई का इन्फेक्शन भी सिनर्जिस्टिकली होता है, और इसके कारण सीवियर डायरिया होता है।
ठीक है, तो हमने अभी तक जो कॉम्बिनेशन पढ़े वो 3 यहाँ पर पढ़े। पहला है जैसे केटल पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस 3 है, वो पास्चरेला हेमोलिटिका के साथ में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखता है। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा स्ट्रेप्टोकोकाई एंड अदर बैक्टीरियल स्पीशीज के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखता है। देन रोटा वायरस एंड कोरोना वायरस जो होते हैं वो एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई के साथ साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखते हैं। Now next is a persistent infection and chronic damage to the tissue and organs. तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो परसिस्टेंटली काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बॉडी में रहते हैं और सेल को जो है उससे एलिमिनेट नहीं होते और ना ही एक्यूट इन्फेक्शन करके रिमूव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की बात करें तो ईज़िली ये एलिमिनेट नहीं होता और एक्यूट डिसीज़ भी करके इसका टर्मिनेशन नहीं होता, जबकि ये कई महीनों तक या कई सालों तक लंबे समय तक ये ऑर्गन्स में बना रहता है। तो कैनाइन डिस्टेम्पर किस में आता है? कैनाइन डिस्टेम्पर एक पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का वायरस है। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? परसिस्टेंट इन्फेक्शन में पहली प्रॉपर्टी है दे मे बी रीएक्टिवेटेड एंड कॉज रेक्रूडेसेंट एपिसोड ऑफ डिसीज़ इन द इंडिविजुअल होस्ट। तो ये मतलब इनएक्टिवेट भी रह सकते हैं और वापस रीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। जैसे ही ये रीएक्टिवेट होंगे मतलब एक रेक्रूडेसेंट एपिसोड ऑफ डिसीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें इसमें यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है इट इज़ शोइंग रेक्रूडेसेंट एंड रेक्रूडेसेंस ऑफ द वायरस। मतलब वायरस जो होता है वो ख़त्म नहीं होता और इंटरमिटेंटली एक निश्चित टाइम पर या कभी भी जब भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डाउन होगा तब एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के रेक्रूडेसेंस, इसको हम बोलते हैं रेक्रूडेसेंस ऑफ द वायरस। तो ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन की पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे में लीड्स टू इम्यूनोपैथोलॉजिकल डिसीज़। मतलब वायरस कहीं ना कहीं बॉडी में बना ही रहेगा और इम्यूनोपैथोलॉजिकल डिसीज़ कॉज करेगा। तीसरा है दे में बी एसोसिएटेड विद द न्यूप्लासिया। हो सकता है कि ये बहुत लंबे टाइम तक बॉडी में रहें और कैंसर कॉज करें। फिर दे में अलाउ द वायरल सर्वाइवल इन द इंडिविजुअल वैक्सीनेटेड एनिमल्स एंड हर्ड्स। तो ये भी हो सकता है कि जिस हर्ड को ऑलरेडी वैक्सीनेशन किया जा चुका है ऐसे हर्ड में भी बहुत लंबे टाइम तक ये वाला जो वायरस है वो बना रहे। इसके बाद है दे में भी, मतलब जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन की पांचवी प्रॉपर्टी है कि दे में बी ऑफ एपिडेमोलॉजिकल इम्पोर्टेंस द सोर्स ऑफ कंटेजियन इन द लॉन्ग डिस्टेंस वायरल ट्रांसपोर्ट एंड इन रीइंट्रोडक्शन आफ्टर वायरल एलिमिनेशन फ्रॉम ए गिवन हर्ड, फ्लॉक, रीजन और कंट्री। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन में ये हो सकता है कि एक एपिडेमोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इनको डिक्लेयर कर देते हो एनिमल्स को कि भाई अब इनमें वायरस नहीं है, तब भी इसके बाद ये वायरल ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पर या फिर जब भी आप कोई नया फ्लॉक लेकर आते हो, उसमें कोई नया हर्ड लेकर आते हो उसमें, तो इसके बाद भी ये वापस से एक बार बता देने के बाद, डिक्लेयर कर देने के बाद कि अभी वायरस नहीं है, उसके बाद भी ये वायरस वापस से आ जाता है। ओके, तो ऐसे देखा जाए तो परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन बहुत बड़ा हो गया। परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन में पहली चीज़ क्या प्रॉपर्टी आ गई कि परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो हमेशा परसिस्टेंट रहता है, लॉन्ग लाइफ रहता है, पहली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या आ गई? दूसरी प्रॉपर्टी आ गई कि ये लेटेंट रहता है। बहुत लंबे समय तक बने रहने के लिए वायरस को लेटेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। लेटेंट का मतलब ये हो गया कि वायरस होस्ट सेल में इनर्ट फॉर्म में भी पड़ा रहेगा। इसके अलावा परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ में सब तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? वो हो गई कि ये स्लो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो बहुत स्लोली इन्फेक्शन करते हैं। तभी हम देखेंगे कि कैंसर वगैरह जो होता है वो 10 साल या 15 साल बाद डिटेक्ट होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। और इसमें ये प्रॉपर्टी भी होती है कि सडनली जो है वापस से जो है प्रोवॉक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनको हम एक्यूट इन्फेक्शन की स्टेज में भी परसिस्टेंट इन्फेक्शन को रख सकते हैं। नाउ तो आते हैं कि व्हाट इज़ द परसिस्टेंट इन्फेक्शन। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन पर से इन विच इन्फेक्शियस वायरस इज डिमॉन्स्ट्रेबल कंटिन्यूसली।
तो जो इन्फेक्शियस वायरस है वो चाहे वो इन्फेक्शन करे चाहे नहीं करे, मतलब वो होस्ट सेल में हमेशा जो है डिमॉन्स्ट्रेबल होता रहेगा। तो कैसे डिमॉन्स्ट्रेबल होगा? फॉर एग्जांपल, या तो वो इम्यूनोपैथोलॉजिकल कंडीशन में या फिर किसी न्यूप्लास्टिक बेसिस पर वो डिमॉन्स्ट्रेट होते ही रहेगा। इम्यूनोपैथोलॉजिकल में बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि एंटीबॉडी से वायरस अगर अटैच हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, तब भी ये वायरस जो होगा होस्ट में मिलता ही रहेगा। या फिर न्यूप्लास्टिक बेसिस यानी कि किसी भी टाइप का कैंसर हो जाए, तो कैंसर की कंडीशन में भी वायरस हमेशा डिमॉन्स्ट्रेबल होता ही रहेगा। यानी कि ओवरऑल जब भी हम होस्ट को चेक करेंगे, होस्ट में ये वायरस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे होस्ट में डिसीज़ हो रही हो या नहीं हो रही हो, दोनों कंडीशन में। फॉर एग्जांपल कि हंटा वायरस जो है, ये हंटा वायरस बनिया विरिडी फैमिली में आता है। तो हंटा वायरस जो है पल्मोनरी सिंड्रोम करता है ह्यूमंस में, और ये वायरस हमेशा ही यूरिन में, सलाइवा में, फीसिस में मिलता ही रहेगा पूरी लॉन्ग लाइफ। और एनिमल में भी ऐसे ही मिलता रहेगा, चाहे उसका न्यूट्रलाइजेशन किसी भी एंटीबॉडी से हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर एंटीबॉडी ने न्यूट्रलाइज भी कर दिया होगा तब भी वायरस मिलेगा। इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंट इन्फेक्शन। इसके बाद आते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शंस में क्या होता है? इन विच इन्फेक्शियस वायरस इज नॉट डिमॉन्स्ट्रेबल एक्सेप्ट व्हेन रीएक्टिवेशन अकर। तो जब भी वायरस रीएक्टिवेट होता है तभी ये डिमॉन्स्ट्रेबल होता है। डिमॉन्स्ट्रेबल मतलब क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेबल का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइप की लेबोरेटरी टेक्निक में ये वायरस नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हो सकता है कि ये वायरस जो है सेल के अंदर क्रोमोसोम में ही इंसर्ट हो चुका हो या इंट्रासेल्युलर ही रह रहा हो। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन में और लेटेंट इन्फेक्शन में ये डिफरेंस है कि जो होस्ट सेल है उसके बाहर वायरस के पार्टिकल मिलते हैं, यानी विरियन असेंबली हो रही है परसिस्टेंट इन्फेक्शन में, और इसलिए हमको वो डिमॉन्स्ट्रेबल हो रहे हैं। लेकिन लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होगा कि जो वायरस है वो इंट्रासेल्युलर ही रहेगा, वो होस्ट सेल के बाहर नहीं दिखाई देगा, इसलिए वो इट कैन नॉट बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट। ओके, तो लेटेंट इन्फेक्शन का एक एग्जांपल है इन्फेक्शियस पस्चुलर वल्वोविजिनाइटिस। इसको हम IBR भी कहते हैं, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रिकाइटिस भी कहते हैं। और ये जो है हर्पिस विरिडी फैमिली से ये वायरस आता है, और ये बोवाइन हर्पिस वायरस 1 है। और इसमें क्या होता है कि वायरस तभी डिमॉन्स्ट्रेट होता है जब ये वायरस रीएक्टिवेट हो चुका हो। अदरवाइज़ ये जो वायरस है ये हमें पता है कि ये न्यूरॉन्स की गैंग्लियोसाइट्स में या फिर बी सेल के अंदर रहेगा और किसी भी टाइप का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करेगा। तो अगर हम कैरियर में देखें, वायरस यूजुअली कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द लेटेंटली इन्फेक्टेड कैरियर काउ। तो जो कैरियर काउ रहेगी वो कैरियर भी रहेगी, और जब उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा जाएगा तब वो वायरस मिलेगा भी नहीं। मतलब सोचो, एनिमल कैरियर भी है और वायरस नहीं मिल रहा है। एक्सेप्ट व्हेन दे आर रेक्रूडेसेंट लीजन्स, देयर आर रेक्रूडेसेंट लीजन्स। ये तभी मिलेगा जब, मैंने अभी आपको बताया था व्हाट इज़ द रेक्रूडेसेंट, मतलब बार बार जब भी इन्फेक्शन होगा वायरस दिखेगा, लीजन प्रोड्यूस करेगा, तो इस कंडीशन में ही ये लेटेंट इन्फेक्शन का वायरस मिलेगा। नेक्स्ट है स्लो इन्फेक्शन। तो स्लो इन्फेक्शन का क्या मतलब है? नाम से समझ में आ रहा है, स्लो यानी धीमा, इन्फेक्शन। तो ऐसा इन्फेक्शन जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता हो, है ना, इन विच द इन्फेक्शियस वायरस ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग ए वेरी लॉन्ग प्री क्लिनिकल फेज। देखो यहाँ प्री क्लिनिकल मतलब किसी भी टाइप का सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। तो प्री क्लिनिकल फेज लीडिंग टू अ स्लो प्रोग्रेसिव लीथल डिसीज। तो ये लीथल भी रहेगी और प्रोग्रेसिव भी रहेगी और स्लो भी रहेगी। तो धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और लीथल मतलब बाद में डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्रैपी की बात करें तो स्क्रैपी क्या है? स्क्रैपी अभी हमने आपको बताया था प्रायोन्स की एक डिसीज़ है, प्रायोन, जो कि 28वें नंबर का मेरे इसमें जो अकॉर्डिंग टू मी 28वें नंबर का वायरस है। तो स्क्रैपी जो है वो एक प्रोटीन है और इन्फेक्शियस एजेंट है। स्क्रैपी प्रायोन्स तभी डिटेक्ट हो पाता है टिश्यूज़ में आफ्टर सो मेनी ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन। आज इन्फेक्शन हुआ, पता चल रहा है 20 साल बाद डिटेक्ट हो रहा है। ओके,
बाय द टाइम ऑफ डेथ, और ये कब डिटेक्ट होता है, जब डेथ हो रही होती है। तो इट हैज़ रीच्ड इन हाई टाइटर इन द ब्रेन, तब उस समय ब्रेन में सबसे ज़्यादा मिलता है। नाउ लेट्स कम टू द एक्यूट इन्फेक्शन। तो आप ये देखेंगे कि एक्यूट इन्फेक्शन जो है, ये वैसे अब मैंने पूरा मार्किंग कर दिया है, ये है एक्यूट इन्फेक्शन विथ लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ऐसा कब होता है, in which continuing the application of the causative virus is not involved in the progression of disease। देखो स्लो इन्फेक्शन में क्या हो रहा था, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज हो रहा था, लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन विथ लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जब लास्ट वाला मोमेंट आता है तभी सडन जो है इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, फेलाइन पेन ल्यूकोपेनिया। तो फेलाइन पेन ल्यूकोपेनिया में क्या होता है, द सेरेब्रल सिंड्रोम दैट अकर इन द यंग कैट एज ए रिजल्ट ऑफ फीटल इन्फेक्शन। सबसे पहले यंग कैट में कैसे आया ये, जब वो छोटा बच्चा था, फीटस था जब वो, तभी उसमें ये आ गया, है ना। वायरस कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट टाइम ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज इज डायग्नोज। तो इसके पहले कभी भी वायरस डायग्नोज नहीं होता, जब न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है ना। तो वायरस कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट टाइम ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज इज डायग्नोस्ड। जब न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो जाता है तब भी वायरस आइसोलेट नहीं होता, तो वायरस आइसोलेट ही नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस द सेरेब्रल सिंड्रोम वॉज फॉर मेनी ईयर्स कंसिडर टू बी एन इनहेरिटेड मालफॉर्मेशन। तो यहाँ अल्टीमेटली वायरस कहीं डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, वायरस कहीं स्लोली प्रोग्रेस भी नहीं कर रहा है। ये तो जैसे ही जब बचपन में ही फीटस में केट के अंदर ये फेलाइन पेल्यूकोपेनिया हो गया, तो अल्टीमेटली ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो गया है, जो कि बाद में जाकर के सेरेब्रल डैमेज कर देता है। सीधी सी बात तो ये है। अब स्लो इन्फेक्शन में आप सोच रहे होंगे कि क्या वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया स्क्रेपी, ये भी एक प्रोटीन है, तो हो सकता है कि वायरस तो यहाँ कहीं बना नहीं है ना, वायरस तो है ही नहीं है क्योंकि कैप्सिड नहीं है। स्क्रेपी क्या है, एक जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम स्क्रेपी जो है कंटिन्यूसली डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे, लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन में हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कि जिसमें परसिस्टेंट इन्फेक्शन भी आ जाता हो, लेटेंट इन्फेक्शन भी आ जाता हो, स्लो इन्फेक्शन भी आ जाता हो, और एक्यूट इन्फेस्टेशंस विथ लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी आ जाता हो। तो ऐसा एग्जांपल है रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस ऐसा है जिसमें परसिस्टेंट इन्फेक्शन भी मिलता है एंड मोस्ट एग्जिबिट फीचर ऑफ लेटेंसी भी मिलती है, दूसरे नंबर का जो था लेटेंसी के साथ। बट द डिसीज दे कॉज मे बी सब एक्यूट विथ लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये देखिए, ये एक्यूट विथ लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी आ गया, और ओनली मैनिफेस्ट ए स्लोली प्रोग्रेसिव डिसीज, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्लो इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो रेट्रोवायरस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सभी टाइप के प्रॉपर्टीज रखता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ्स है। इसमें आप ये डॉट डॉट्स स्मॉल वाले देखेंगे तो यहाँ पर वायरस डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, और ये जो डार्क लाइन्स देखेंगे इसमें जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा इलनेस कर रहा है। तो अगर हम बात करें एक्यूट सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन, दैट इज़ अ रोटावायरल डायरिया। तो रोटावायरल डायरिया, या फिर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर फेलाइन पेन ल्यूकोपेनिया, ये एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट कंडीशन में सडन जो है वायरस डिमॉन्स्ट्रेट होगा, सडन डिसीज़ होगी, और सडन वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन एंड हो जाएगा, मतलब अब जो है वायरस डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होगा। तो ये है एक्यूट कंडीशन। इसके बाद में इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस, जो कि एक्यूट इन्फेक्शन है लेकिन बिकम लेटेंट है विद द रिक्रूडेसेंस एंड शेडिंग है। तो ये लेटेंट इन्फेक्शन है, मतलब ये बॉडी में हमेशा बना रहेगा और टाइम टाइम पे डिमॉन्स्ट्रेट होगा जब भी रिक्रूडेसेंस पीरियड आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि वायरस बचे हुए टाइम पे डिमॉन्स्ट्रेट ही ना हो, क्योंकि जब भी रिक्रूडेसेंस होगा तभी डिमॉन्स्ट्रेट होगा। तो पहली बार में देखिए यहाँ वायरस डिमॉन्स्ट्रेट हुआ और बहुत ज़्यादा इलनेस हुई और वापस डिमॉन्स्ट्रेशन ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट हुआ, थोड़ी बहुत इलनेस हुई और वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम सिर्फ वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, कोई डिसीज़ नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन भी हुआ, एक्यूट डिसीज़ भी हुई, और वापस से वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन ख़त्म हो गया।
तो ये कंडीशन एग्जाम्पल है इसका, ये है इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रिकाइटिस। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो कि क्रोनिक है। क्रोनिक में क्या होगा, क्रोनिक में ये होगा कि वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन कंटिन्यूसली जैसा रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सडन डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जो एरिना विरिडी फैमिली है उसका लिम्फोसिस्टिक कोरी मेनिंजाइटिस वायरस है। इसके बाद नेक्स्ट हम फूट एंड माउथ डिसीज़ जो ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है इसकी बात कर लेते हैं। तो वायरस ये फूट एंड माउथ डिसीज़ जो है ये पिकोना विरिडी फैमिली से बिलोंग करती है, एथो वायरस है ये। अब यहाँ पर वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, डिसीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर वायरस ग्रेजुअली डिमॉन्स्ट्रेशन इसका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये पैटर्न रहता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर जो कि एक्यूट है और ऑकेशनली क्रोनिक भी हो जाता है। इसमें सडन वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है, डिसीज़ होती है और फिर वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन कम हो जाता है। लेकिन जो डैमेज होता है वो इस टाइप का होता है कि वायरस डिमॉन्स्ट्रेशन लो रहता है बट डैमेज जो होता है वो ब्रेन में होता है, तो सडन डेथ भी हो जाती है। देखिए आप एक सडन डेथ इसमें मिलेगी, वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन लगातार इसमें मिलेगा। और मान लीजिए अगर पोस्ट इन्फेक्शन एंसेफेलाइटिस में डेथ नहीं भी हुई तो ये प्रोग्रेशन चलता रहेगा और सडन इसमें वापस से ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस की कंडीशन में डेथ हो जाएगी, ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस की कंडीशन में। तो ये कैनाइन डिस्टेम्पर की दो फेज़ होती है। पहली बार इन्फेक्शन होने के बाद सडन डेथ हो जाती है ड्यू टू पोस्ट इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस। अगर ऐसे एनिमल सर्वाइव कर भी जाते हैं तब ओल्ड डॉग इंसेफेलाइटिस के कारण डेथ हो जाती है और सडन डेथ होती है। नाउ लास्ट वन है स्लो प्रोग्रेशन वाली डिसीजेस, जैसे सपोज स्क्रैपी जो है 28वें नंबर पे आ रही है और ये प्रायोन ओरिएंटेड डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, स्लोली प्रोग्रेशन होता है, वायरस का जो स्क्रैपी प्रोटीन्स हैं उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे इलनेस भी बढ़ती चली जाती है और फाइनली डेथ हो जाती है। ठीक है। नाउ अब हम ऐसे वायरसेस की बात करेंगे जो कि इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हों। तो इन्फेक्शन इंड्यूस्ड डैमेज टू द इम्यून सिस्टम, तो इसमें एग्जांपल है बर्सा फेब्रिकस में एक वायरस होता है जो कि इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़ करता है। तो बर्सा फेब्रिकस में बी सेल का प्रोडक्शन होता है, दिस इज़ द साइट फॉर द बी सेल डिफ्रेंसिएशन, है ना। तो बी सेल का डिफ्रेंसिएशन जो होता है बर्सा फेब्रिकस में होता है और यहाँ पर अगर इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़ वायरस आ जाए तो ऐसे में ये बर्सा की एट्रोफी करता है और इट में लीड्स टू सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो ऐसे में जो एनिमल है, जो बर्ड्स से हैं, वो दे आर मोर ससेप्टिबल फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली साल्मोनेला एंड ई कोलाई। तो आप देखेंगे पोल्ट्री में आपको जब भी बर्सल इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़ मिलेगी, आईबीडी मिलेगा, उसके बाद से ये इस टाइप की पोल्ट्री साल्मोनेला और ई कोलाई के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। पोल्ट्री में ही एक सेकेंड डिसीज़ आती है मरेक्स डिसीज़। तो मैं आपको पहले आईबीडी बता देता हूँ। आईबीडी जो है रियोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, ये 11वें नंबर पे आता है मेरे इसमें, और रियोविरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। मरेक्स डिसीज़ की बात करें तो मरेक्स डिसीज़ जो है हर्पीज विरिडी से बिलोंग करता है, ये मेरी लिस्ट में 4th नंबर पे आता है मरेक्स डिसीज़। इसके अलावा न्यूकैसल डिसीज़ पैरामिक्सोविरिडी से बिलोंग करता है और न्यूकैसल डिसीज़ कॉज करता है। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जो है कोरोना विरिडी से बिलोंग करता है, मेरी लिस्ट में 20 नंबर पे आता है। इन्फेक्शियस लेरिंगियोट्रेकियाइटिस वायरस ये भी जो है हर्पीज विरिडी से बिलोंग करता है, मेरी लिस्ट में 4th नंबर पे आता है। तो ये जो वायरसेस हैं, रिपीट कर रहा हूँ, मरेक्स डिसीज़, न्यूकैसल डिसीज़, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और इन्फेक्शियस लेरिंगियोट्रेकियाइटिस, ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे ये दो मरेक्स डिसीज़ और इन्फेक्शियस लेरिंगियोट्रेकियाइटिस हर्पीज विरिडी से और न्यूकैसल डिसीज़ पैरामिक्सोविरिडी से, और ये इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जो है कोरोना विरिडी से बिलोंग कर रहा है। तो ये वायरसेस जो हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं ड्यू टू कैसे करते हैं, इम्यून सिस्टम को डैमेज करके। सिमिलरली बी सेल बेस्ड इम्यून डेफिशिएंसी कॉज बाय द फेलाइन ल्यूकेमिया एंड फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी,
तो आप देखेंगे फेलाइन ल्यूकेमिया जो है ये होता है कि ये मेरे इसमें 7वें नंबर पे आता है और पार्वोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है रेट्रोविरिडी से बिलोंग करता है और ये मेरी लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है। तो ये जो वायरसेस हैं ये भी बी सेल डैमेज करते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो बी सेल का डैमेज कर रहे हैं। बी सेल का डैमेज करने वाले इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़ वायरस, मारिक्स डिसीज़ वायरस, न्यूकेसल डिसीज़ वायरस, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस, इन्फेक्शियस लेरिंगियोट्रिकाइटिस वायरस, इसके बाद में फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, है ना, फेलाइन ल्यूकेमिया वायरस, ये बी सेल का डैमेज करते हैं। अब कौन से ऐसे वायरस हैं जो टी सेल का डैमेज करते हैं? तो सबसे पहले हमने जो एड्स का डिस्कवर किया था एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम 1981 में। तो 1981 के बाद में 1983 में ये एटियोलॉजिकल एजेंट को भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। तो एड्स जो है वो टी सेल को डैमेज करता है, ये हमें पता है। तो HIV वायरस, इसका जो है वायरस का नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है ना, मेरी लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है। इसके अलावा सीमेन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, केटल में बोवाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, केट में फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये सभी जो है रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सभी टी सेल का डैमेज करते हैं। और इसके बाद अब कुछ वायरसेस हैं जैसे हॉक कोलेरा, ये फ्लेविविरिडी से बिलोंग करता है। बोवाइन वायरल डायरिया, ये भी फ्लेविविरिडी से बिलोंग करता है। फिर केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये जो है पैरामिक्सोविरिडी से बिलोंग करता है। फेलाइन एंड केनाइन पार्वोवायरसेस, ये पार्वोविरिडी से बिलोंग करते हैं। तो ये ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड दोनों टाइप के रिस्पॉन्स को कम करते हैं। तो आप से अगर कोई पूछे टी सेल का रिस्पांस कम कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेट्रोविरिडी फैमिली में जितने भी इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस हैं वो कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि टी सेल और बी सेल दोनों, यानी ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस दोनों को कौन कम करता है। तो कुछ फ्लेविविरिडी के जो जीनस हैं, उनके जो वायरस हैं, हॉक कोलेरा वायरस, बोवाइन वायरल डायरिया वायरस, केनाइन डिस्टेम्पर वायरस जो है पैरामिक्सोविरिडी से आता है। और कुछ पार्वो वायरसेस जो हैं जैसे कैनाइन पार्वो वायरस, फेलाइन पार्वो वायरस, ये सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस दोनों को ही कम करते हैं। इसके बाद कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो मैक्रोफेज में अपना लाइफ स्पान निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर्पीज़ वायरसेस। हर्पीज़ वायरसेस ना ही बी सेल में बल्कि मैक्रोफेज, मतलब बी सेल के साथ साथ मैक्रोफेज में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद वायरस इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हर्पीज़ वायरस, एडिनो वायरस, पिपो वायरसेस ऐसे हैं जो कि कभी भी एक्टिव हो जाते हैं इस कंडीशन में जब इम्यूनोसप्रेशन रहे। तो इम्यूनोसप्रेशन की कंडीशन में हर्पीज़ वायरस, एडिनो वायरसेस, पिपो वायरसेस वापस से रिएक्टिवेट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके अलावा HIV जो है ये भी इम्यूनोसप्रेशन में बहुत जल्दी एक्चुअल में ये इम्यूनोसप्रेशन करता भी है। और तो अब ये कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो इम्यूनोसप्रेशन के कारण एक्टिवेट हो जाते हैं, रीएक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हर्पीज़ वायरसेस हैं, एडिनो वायरसेस हैं, पेपोवा वायरसेस हैं, है ना। हर्पीज़ वायरस 4 नंबर पे आता है, एडिनो वायरस 5th नंबर पे आता है, पेपोवा वायरसेस 6th नंबर पे आता है। तो ये वायरसेस भी रीएक्टिवेट हो जाते हैं। इम्यूनोसप्रेशन काम कौन करता है? ऐसा नहीं है कि केवल एड्स से ही इम्यूनोसप्रेशन होता है। इम्यूनोसप्रेशन कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स से भी होता है, इरेडिएशन से भी होता है ना। और कभी कभी कुछ हम मेडिकेशन ऐसा देते हैं जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे देना पड़ती है, उससे भी इम्यूनोसप्रेशन होता है। नाउ अब हम बात करेंगे इम्यूनोपैथोलॉजी इन वायरल डिसीजेस। So before going to immunopathological diseases, immunopathology in viral diseases, हम पहले बात करेंगे इसी मैटर पे। ये एक अच्छी टेबल है जो कि स्लो इन्फेक्शंस वाले वायरसेस को शो करती है। हैविंग लॉन्ग प्री क्लिनिकल फेज, स्लो प्रोग्रेसिव फैटल डिसीज। तो प्री क्लिनिकल मतलब आपको यहाँ पर अभी तक कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, ऐसी कंडीशन बनती है। फॉर एग्जांपल मेडिविस्ना रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। शीप में डिसीज करता है, मैक्रोफेज साइट ऑफ इन्फेक्शन है। इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं पर वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग हो जाती हैं क्योंकि वायरस कंटिन्यूसली जो रहता है वो शीप के मैक्रोफेज के अंदर ही रहता है, तो एंटीबॉडी काम नहीं कर पाती।
डिसीज कॉज करता है स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल एंड पल्मोनरी डिसीज। ऐसे ही ओवाइन प्रोग्रेसिव निमोनिया जो होता है वो भी ओवाइन प्रोग्रेसिव निमोनिया वायरस रेट्रोविरिडी से बिलोंग करता है। शीप में ही ये ब्रेन और लंग्स के सेल्स में रहता है और इसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि स्लो प्रोग्रेसिव पल्मोनरी एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ करती हैं। देन इसके बाद कैप्राइन आर्थराइटिस एंड इंसेफ्लाइटिस वायरस की बात करें, ये भी रेट्रोविरिडी से बिलोंग करता है। गोट में मैक्रोफेज ब्रेन और जॉइंट्स में रहता है और इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ तो बनती हैं पर वो नॉन न्यूट्रलाइजिंग रहेंगी क्योंकि जो वायरस रहता है वो डिमॉन्स्ट्रेबल ही नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली मैक्रोफेज ब्रेन और जॉइंट की सेल्स में रहेगा। तो स्लो प्रोग्रेसिव आर्थराइटिस इसमें मिलती है और इंसेफ्लाइटिस मिलती है। इसके बाद बात करेंगे फेलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की जो कि रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, केट्स में मिलता है। ये टी सेल जो टी हेल्पर सेल है उसमें ये साइट ऑफ इन्फेक्शन है, साइट ऑफ लिविंग भी इसका यहीं पर है। इसमें भी यही प्रॉब्लम रहेगी कि एंटीबॉडीज़ तो बनेगी लेकिन सेल के अंदर होने के कारण ये एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी इसको। डिसीज़ होती है फेलाइन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद स्क्रैपी होता है जो कि एक्चुअल में प्रायोन बेस्ड डिसीज़ है, 28वें नंबर पे आती है और शीप में मिलती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लिम्फॉइड सिस्टम को इसका साइट ऑफ प्रेडिलेक्शन है, यहीं पर रहती है ये स्क्रैपी और इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, इसलिए आप इसको लैब में डिमॉन्स्ट्रेट भी नहीं कर पाएंगे। इसमें स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ होती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें तो बनती ही नहीं है एंटीबॉडीज़। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी और क्रोनिक वास्टिंग डिसीज़, ये देखो तीनों जो प्रायोन बेस्ड डिसीज़ है इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती है ना, ये आपको याद रखना है। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कैटल में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर ये वायरस रहता है और स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ करता है। क्रोनिक वास्टिंग डिसीज ऑफ प्रायोन्स जो हैं वो डियर ईक में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लिम्फॉइड टिश्यू को अफेक्ट करती है, स्लोली प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज करती है। नाउ इन द इम्यूनोपैथोलॉजी इन वायरल डिसीजेस, तो वायरल डिसीज़ में जो इम्यूनोपैथोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर वायरस आया, तो इम्यूनोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे जिसके कारण पैथोलॉजी होगी। तो ये हम जानते हैं कि जब भी वायरल डिसीज़ होती है तो वायरल डिसीज़ होने के कारण इनफिल्ट्रेशन ऑफ अफेक्टेड टिश्यू बाय लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज, तो मैक्रोफेज भी आएंगे वहाँ पे, लिम्फोसाइट भी आएंगे ताकि वो कैसे भी करके इस वायरस को डैमेज कर सकें। तो इससे होता क्या है, वो बहुत सारे साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं और साइटोकाइन रिलीज़ करने से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होने के साथ साथ फीवर आएगा, इरिदमा होगा, इडीमा होगा, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स होंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन के साथ साथ, ये प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ यही इम्यूनोलॉजिकल नेचर जो होता है डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है और इसके कारण ये प्रोटेक्टिव के साथ डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो जाता है। तो वायरस जो है इस टाइप से इन्फेक्शन तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ में डिस्ट्रक्शन भी, इम्यूनोलॉजिकल मैनर पे डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है। नाउ अब हम बात करेंगे इसी में सबसे पहले अगर ऐसा डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसीज़ होगी। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ कैसे हो सकती है, वायरसेस क्या करते हैं जब भी एनिमल या ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ये जो 4 हाइपोथेसिस दी है कि कैसे ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट होती है। वायरसेस क्या करते हैं, दे कॉज पॉलीक्लोनल टी एंड बी सेल एक्टिवेशन, तो बहुत सारे टी एंड बी सेल बनेंगे। तो कितनी बार ऐसा होता है कि विच बिकम्स डायरेक्टली इनडिस्क्रिमिनेटली एट द नॉर्मल होस्ट एंटीजन, तो वो डायरेक्टेड हो जाते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली कि वो होस्ट सेल के एंटीजेंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। ऐसे टी एंड बी सेल बनते हैं कि वो डायरेक्टेड हो जाते हैं, मतलब उनकी तरफ आ जाते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल होस्ट एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज करे और उसको भी डिस्ट्रॉय करे। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन इवॉक्स अल्टर्ड सेल्फ एंड न्यू एंटीजन, तो ये न्यू एंटीजन बहुत अच्छा टर्म है, न्यू एंटीजन। न्यू एंटीजन कहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन्स, मतलब खुद के ही होस्ट के जो एंटीजन्स होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं तो उनको हम न्यू एंटीजन्स कहते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन क्या करते हैं, न्यू एंटीजन्स बनाते हैं।
द न्यू डिटर्मिनेंट्स बिकम्स टारगेट ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसके मतलब इसकी मिमिक्री कर लेते हैं, जैसा होस्ट सेल का एंटीजन होगा वैसा वायरस अपना एंटीजन बनाएगा, तो बाद में होस्ट सेल को ऐसा लगेगा या इम्यून सिस्टम को ऐसा लगेगा कि ये हमारे अगेंस्ट एंटीजेंस बने हुए हैं, जबकि वो होते हमारे सेल्फ एंटीजेंस ही हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट को न्यू एंटीजन। तीसरा क्या है, वायरल इन्फेक्शन इंड्यूसेस एन एंटी इडियोपैथिक रिस्पॉन्स। एंटी इडियोपैथिक यहाँ बहुत अच्छा टर्म है। देखिए सबसे पहला जो एपिटोप्स बनता है, एपिटोप के अगेंस्ट में बनता है इडियोटाइप, है ना। एंड एपिटोप का आप क्या बोलते हैं, इडियोटाइप। और एंटी इडियोटाइप मतलब क्या होता है कि जो एपिटोप के अगेंस्ट में हो। और एपिटोप क्या होता है, एपिटोप एक एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कोई एंटीबॉडी बाइंड हो सकती है। तो एंटीजन का वो पार्ट जहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड हो जाए उसको हम कहते हैं इडियोटाइप। और इडियोटाइप के अगेंस्ट में एक और बनती है, उसको हम बोलते हैं एंटी इडियोटाइप। तो एंटी इडियोटाइप बनने पर क्या होता है, सपोज कीजिए अगर हमारी ही बॉडी के किसी एंटीजन से इडियोटाइप बाइंड हो जाता है तो इसके अगेंस्ट एंटी इडियोटाइप बनता है, जो कि इस रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है और फर्दर इस रिएक्शन के प्रोग्रेशन को रोकता है। तो ये इडियोटाइप है, ये एंटी इडियोटाइप है। लेकिन होता क्या है कि वायरस इन्फेक्शन इंड्यूसेस एन एंटी इडियोटाइपिक रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो है ये इडियोटाइप, एंटी इडियोटाइप जो बना है वो वायरस कोडेड होता है। अ रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रक्चरल डोमेन ऑन द ओलिगोक्लोनल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इन द रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। तो ये वायरस कोडेड हो जाता है, जिसके कारण ये प्रोग्रेस होती रहती है और बॉडी जो है सेल्फ एंटीजन के इस पैटर्न को ब्लॉक नहीं कर पाती है। ओके, तो आप ये सेल्फ एंटीजन का एक मैकेनिज़्म है कि सेल्फ एंटीजन की कंडीशन में हमारी बॉडी इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है और हमारी बॉडी इस टाइप से सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन को रोक लेती है कि हमारी सेल्स डैमेज ना हो। इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि एंटी इडियोटाइप बनता है। सबसे पहले इडियोटाइप बनता है। इडियोटाइप जो रहता है वो एंटीजन के साथ बाइंड होता है या एपिटोप के साथ बाइंड होता है और इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो वापस से सेकेंडरी एंटीबॉडी बनती है इसको हम एंटी इडियोटिपिक एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और जब भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है ये फिनोमेना ऑटोमेटिकली रुक जाता है और हमारी सेल डैमेज होने से बच जाती है। पर वायरस क्या करते हैं, इस एंटी इडियोटाइप की मिमिक्री कर लेते हैं और खुद के ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो इस प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करे। ऐसे में ऑटो इम्यून डिसीज क्रिएट होती है। इसके बाद चौथा है वायरल इन्फेक्शंस ऑफ द लिम्फॉइड सेल्स कॉज एबरेंट अनरेगुलेटेड एक्सपांशन ऑफ द इम्यून इफेक्टर सेल्स। तो कितनी बार वायरल इन्फेक्शन से अनरेगुलेटेड एक्सपांशन ऑफ इम्यून इफेक्टर सेल होता है जिसके कारण ऑटो इम्यूनिटी होती है। तो इसमें जो एक मैकेनिज्म है वो है ऑटो इम्यून डैमेज कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो वायरसेस क्या करते हैं, होस्ट सेल के एंटीजन के साथ मिमिक्री कर लेते हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉक्सेकी B4 वायरस है, कॉक्सेकी B4 वायरस कॉक्सेकी कहाँ बिलोंग करता है, ये पिकोजना विरिडी फैमिली से आता है ना। ये मेरी लिस्ट में 22वें नंबर पे है पिकोजना विरिडी। तो कॉक्सेकी B4 वायरस ये जो है हार्ट मसल के प्रोटीन के साथ में मिमिक्री करता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये हेपेडना विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। हेपेडना विरिडी ये मेरी लिस्ट में 9th नंबर पे आता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये नॉर्मल माइलिन बेसिक प्रोटीन के साथ में मिमिक्री करता है। तो जो बेसिक माइलिन प्रोटीन्स है, नॉर्मल माइलिन बेसिक प्रोटीन्स जो हैं MBP, तो नॉर्मल माइलिन बेसिक प्रोटीन के साथ केवल हेपेटाइटिस बी वायरस ही मिमिक्री नहीं करता, एडिनो वायरस जो कि 5th नंबर पे आता है, इप्स्टीन बार वायरस जो कि हर्पीज विरिडी से बिलोंग करता है फैमिली से, 4th नंबर पे आता है, पेपिलोमा वायरस जो कि पेपोआ विरिडी से बिलोंग करता है, 6th नंबर पे आता है, एंड ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। तो ह्यूमन हर्पीज वायरस हर्पीज विरिडी से बिलोंग करता है। तो हर्पीज विरिडी वाले, पेपोआ विरिडी वाले, इप्स्टीन बार वाले, हर्पीज विरिडी वाले, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी यानी कि आपके हेपेडना विरिडी वाले, एडिनो विरिडी वाले, ये फैमिलीज जो होती हैं
ये माइलिन बेसिक प्रोटीन के साथ में मिमिक्री करती हैं। तो इसी के कारण कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ कर पाते हैं, और वो भी ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मीज़ल्स की बात करें जो पैरामिक्सोविरिडी से बिलोंग करता है, या फिर कैनाइन डिस्टेंपर की बात करें जो कि भी पैरामिक्सोविरिडी से बिलोंग करता है, ये ह्यूमन कोरोना वायरस की बात करें, है ना, तो ये कोरोना विरिडी से बिलोंग करता है। तो कोरोना विरिडी और पैरामिक्सोविरिडी के जो मीज़ल्स, कैनाइन डिस्टेंपर और ह्यूमन कोरोना वायरसेस हैं, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस करते हैं और साथ में न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ भी ह्यूमंस में करते हैं, ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी सारी मिमिक्री होती है तो ये पता कैसे चलता है कि मिमिक्री एक प्रोटीन की दूसरे प्रोटीन के साथ में मैचिंग हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के डेवलपमेंट के बाद ही आया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करती है, अगर आप मान लीजिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं, तो अगर वायरस है तो वायरस के साथ अगर वो बाइंड हो रही है तो 4% मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे होस्ट सेल कंपोनेंट के साथ भी बाइंड हो जाती है। तो इससे समझ में आता है कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन वायरस में प्रेजेंट है वही पर्टिकुलर प्रोटीन जो है हमारे होस्ट सेल में भी प्रेजेंट है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के कारण आया है। अब इसमें एक ये काम कर सकते हैं कि अगर आपके होस्ट सेल ही एज ए एंटीजन काम कर रहे हैं, तो आप उन सेल्स से निकले हुए प्रोटीन को अगर इंजेक्ट करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वायरस है जिसमें वो प्रोटीन है और वही प्रोटीन आपके होस्ट सेल में भी है, तो आप ऐसा वैक्सीन तैयार कर सकते हैं जो आपके ही एंटीजन को ब्लॉक कर दे। उसकी ब्लॉकिंग होने पर जो अदर एंटीजन्स हैं जो वायरस में प्रेजेंट हैं वो आपकी होस्ट सेल पे एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वैक्सीन्स भी बनाए जा सकते हैं जो कि एमएससी कॉम्प्लेक्स के जो ग्रुप्स हैं जिसको हम HLA-DR ग्रुप्स कहते हैं उसमें वो फिट हो जाएं और हमारे उन एमएससी कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन नहीं हो पाए, पहला। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे जब हम एमएससी कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन नहीं होगा तो टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा, तो हम सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में वैक्सीन बना पाएंगे ताकि डिसीज़ ना हो। पर वायरसेस क्या हैं, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जैसे मेडिविस्ना है, देन कैप्राइन आर्थराइटिस इंसेफेलाइटिस वायरस है, ये भी किससे बिलोंग करता है, रेट्रोविरिडी फैमिली से। मेडिविस्ना भी रेट्रोविरिडी से, कैप्राइन आर्थराइटिस भी रेट्रोविरिडी से। तो ये जो होते हैं ये पोस्ट वैक्सीनेशनल इंसेफेलाइटिस भी कॉज करते हैं। मतलब इनका भरोसा नहीं है, आपने वैक्सीन लगा भी दी तब भी ये क्या करते हैं, पोस्ट वैक्सीनेशनल इंसेफेलाइटिस कॉज कर देते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे ऑर्गन डैमेज के बारे में पढ़ा, नॉन साइटोसिटल डैमेज के बारे में पढ़ा, इम्यून डिफेंस मैकेनिज़्म कैसे चेंज करते हैं वायरसेस, इसके बारे में पढ़ा, इम्यूनोलॉजिकल मिमिक्री कैसे करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, तो एंटीजेनिक मिमिक्री सॉरी। अब हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इन द वायरल इन्फेक्शन। तो वायरस क्या करते हैं, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी करते हैं। तो ये 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसमें सबसे पहले टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी हम पढ़ेंगे, इसको हम एनाफाइलेटिक रिएक्शन भी कहते हैं। एनाफाइलेटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो वायरसेस हैं दे आर एज ए एंटीजन, ये एंटीजन IgE के साथ बाउंड होते हैं, और IgE जो होता है वो बाउंड होता है मास्ट सेल से। तो मास्ट सेल के FC रिसेप्टर पे IgE के FC पोर्शन जो होता है बाइंड हो जाता है। जैसे ही बाइंडिंग होती है जो मास्ट सेल है वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन्स एंड हिपेरिन्स एंड सीरोटोनिन्स एंड इसके कारण क्या होता है, प्लाज्मा काइनिन्स वगैरह भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इससे एरिथेमा होगा और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह में भी जो होता है एनाफाइलेक्सिस क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं, फीवर होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये देखा गया है कि वायरल इम्यूनोपैथोलॉजी के कारण ये प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वायरस के कारण ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती जितना कि हम वायरल वैक्सीन्स लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लगी मुझे कि वायरल इन्फेक्शन के कारण इस टाइप की
टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती जितनी कि आप वायरल वैक्सीन का यूज़ करते हो और उसके कारण एडवर्स रिएक्शन होते हैं। तो आप टाइप फर्स्ट सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी को आप एडवर्स रिएक्शन में रखेंगे, इसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक भी कहते हैं, जो कि टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी से होता है। तो मेरे एक बेसिक सेन नहीं हाइपर सेंसिटिविटी का एक वीडियो भी मैंने बनाया है यूट्यूब पे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की बात करें, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी का इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सेल लाइसिस होती है। अब सेल लाइसिस कैसे होती है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को बाइंडिंग करवाता है। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स को, ल्यूकोसाइट्स को, मैक्रोफेजेस को। तो ये एक्टिवेट होते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा क्लासिकल पाथ जो है उसको एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के। तो हमें ये तो पता है कि जब भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 3 पाथवे होते हैं जो हमने पढ़े हैं, पहला क्लासिकल पाथवे, दूसरा लेक्टिन पाथवे, तीसरा अल्टरनेटिव पाथवे। तो जो क्लासिकल पाथवे है वो एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, और जो लेक्टिन पाथवे है वो भी एक्टिवेट होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। तो अल्टीमेटली इसमें एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के कारण यानी एडीसीसी के कारण सेल डेथ होती है। आप इसका जो पूरा फिनोमेना है इसको भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, मैंने इसका भी एक वीडियो बनाया है। अब जब सेल लाइसिस होती है, ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला है इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया में, जिसमें जब ये वायरस अटैक करता है तो ये वायरस आरबीसी को डैमेज करता है और आरबीसी की एरिथ्रोसाइट्स से डैमेज होने पर एनीमिया हो जाता है इक्वाइंस में। इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया जो है ये भी 10th नंबर पे आ रहा है, यानी कि ये रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के बारे में। ये कैसे होती है, ये होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक रिएक्शन के कारण। इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं डिफरेंट साइट्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे किडनी में डिपॉजिट होते हैं तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करते हैं, जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं तो आर्थराइटिस करते हैं। इसके अलावा जैसे वेसल में, ब्लड वेसल में डिपॉजिट होते हैं तो वेस्कुलाइटिस करते हैं। तो ये जो इडिमा है, इन्फ्लेमेशन है, इसके कारण डिफरेंट टाइप के पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल्स से। और मोनोन्यूक्लियर सेल्स कौन सी हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स है, बी सेल है, टी सेल है, मैक्रोफेजेस है, इनसे रिप्लेस हो जाती है। तो टाइप थर्ड हाइपर इम्यून रिएक्शन या टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में एक क्लासिकल आर्थस रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आर्थस रिस्पॉन्स क्या होता है कि इसको मैंने एक वीडियो बनाया है पहले भी, आप मेरे बेसिक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस पे आप जाएंगे तो उसमें मिलेगा। तो आर्थस रिएक्शन में भी यही होता है कि इंजेक्शंस ऑफ सीरम दिए जाते हैं या इंजेक्शन ऑफ एंटीजेंस दिए जाते हैं और वहाँ पर नोडुलर रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, उसको आर्थस रिएक्शन कहते हैं। रैबिट्स वगैरह में ये किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि वायरल इन्फेक्शन इस समय बना हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो भी बनता है उसमें अगर ये कम होते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी के रेशियो पे डिपेंड करता है कि अगर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हैं और एंटीजन कम है तो इसके कारण क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो मैक्रोफेज से रिमूव हो जाएगा, या फिर एंटीबॉडी क्या करेंगे, उसके एफसी पोर्शन से बाइंड होंगे किसी भी टाइप की सेल से और एपीसी होगा, यानी कि मैक्रोफेज वगैरह उसकी किलिंग कर देंगे। पर अगर एंटीजन ज़्यादा हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर अबाउट इक्वल, या फिर एंटीजन ज़्यादा हैं या एंटीजन एंटीबॉडी बराबर हैं। पहले तो क्या था, एंटीबॉडी ज़्यादा थी, अब एंटीजन एंटीबॉडी अगर बराबर हैं तो ये एक लेटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये लेटिस स्ट्रक्चर होते हैं बहुत लार्ज एग्रीगेट्स, जिसको कि नॉर्मली
मैक्रोफेजेस वगैरह इनगल्फ नहीं कर पाते या फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में ये जो होते हैं ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के साथ में रिमूव हो जाते हैं। पर कभी कभी जब वायरस का परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहता है और इस टाइप के एंटीजेंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू ब्लड में बने रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो हैं आपस में बाइंड होकर के डिपॉजिट होते चले जाते हैं। और अगर परसिस्टेंट है तब ये डिपोजिशन होगा, परसिस्टेंट नहीं है इन्फेक्शन, अगर परसिस्टेंट नहीं है तो ये डिपोजिशन नहीं होगा। डिपोजिशन होता है ग्लोमेरुलाई में, है ना, विद इन अ वीक, मंथ्स और ईयर्स। तो इम्पेयरमेंट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, ऐसे में क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी। ऐसा ही एक क्लासिकल एग्जांपल देखा है लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजाइटिस इन्फेक्शन इन माइस में, जो कि न्यूनेट्स में या फिर इन यूटेरो ही इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण बाद में लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजाइटिस वायरस से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन हमेशा ब्लड में बना रहता है, जो कि नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ के साथ में मिक्स होता है। और ये जो लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजाइटिस इन्फेक्शन है, ये एरिनाविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने से क्या है, जो यूरिया है वो बढ़ेगा और यूरिन से रिलीज़ नहीं होगा, तो ऐसे में यूरेमिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको 3 अलग अलग कंडीशन बताता हूँ। अगर देर इज़ इंक्रीज इन यूरिया कंसंट्रेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना, ये एमिनो एसिड्स के कारण, इम्पेयरमेंट के कारण होता है, तो यूरिया बढ़ेगा। यूरिया से तो हम इसको बोलेंगे टर्म यूरेमिया। अगर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होती है तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता चला जाता है, जिससे गाउट होता है ना, गठिया वगैरह होता है। इसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया। इसके बाद अमीनो एसिड के डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म से होता है हाइपर अमोनीनेमिया। तो जब बहुत ज़्यादा अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं हाइपर अमोनीनेमिया। तो जब भी यूरेमिया होगा तो डेथ हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा यूरेमिया की कंडीशन में डेथ हो जाएगी। इसके अलावा ब्लड वेसल में, स्किन में, जॉइंट्स में, कोरॉइड प्लेक्सस में, सब जगह जो है ये कॉम्प्लेक्स से डिपॉजिट होते चले जाएंगे। इसके कारण और मैक्रोफेज को ये बुलाएंगे, मैक्रोफेज अट्रैक्ट होंगे, कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इस कम्प्लीमेंट सिस्टम बेस्ड जो है और भी ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के कारण डैमेज होगा। इसमें फीवर आएगा, मलेज होगा। सिस्टेमिक इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। ये एंजाइम जो है कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट करते हैं। कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होने से क्या होता है कि लीडिंग टू हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा और वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, फाइब्रिन रिलीज होगा वेस्कुलर परमेबिलिटी से, और फाइब्रिन अलग अलग जगह डिपॉजिट होगा, जैसे किडनी में, लंग्स में, एड्रिनल में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और इसके कारण अलग अलग जगह जो है थ्रोम्बोसिस करेगा, इन्फाक्ट बनाएगा, मतलब ब्लड क्लॉट बनाएगा। और ये इसके कारण क्या होंगे, हीमोरेजेस होंगे। इसी को हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो ये जब होगा डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, तो इसके कारण जो है प्रॉब्लम्स होंगी बहुत सारी, तो हीमोरेजेस होंगे, इसका मतलब ये है। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिला है, एरिना वायरस में, बनिया वायरस में, फिलो वायरस में, फ्लेवी वायरस में मिला है। इसके अलावा फेलाइन इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस वायरस, ये किससे आया, कोरोना विरिडी फैमिली से। वायरस exhibit disseminated intravascular coagulation and it is occur in the foul plague। फाउल प्लेग मतलब एवियन इन्फ्लुएंजा, है ना, एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब यानी बर्ड फ्लू। ये कहाँ से आया, बर्ड फ्लू ये ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी से आया है। हॉक कोलेरा, हॉक कोलेरा में बहुत ज़्यादा हीमोरेजेस होते हैं, तो ये फ्लेविविरिडी से बिलोंग करता है। साथ में रेबिट हीमोरेजिक डिसीज, ये कहाँ से आया, ये केल्सीविरिडी से बिलोंग करता है। इन सभी में डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होगा और लीड्स टू हीमोरेजेस। अब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करें तो ये एक सेल मीडिएटेड एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। सेल मीडिएटेड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में क्रिएट होता है। तो एग्जांपल लेते हैं बोलना डिसीज़, ये जो है बोलना वायरस से होता है या फिर इसको कहें बोलना विरिडी फैमिली से होता है। इसमें
जैसे ही ये इन्फेक्शन होगा वैसे ही देर इज़ इन्फ्लेमेशन, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन होगा। अब ये बोरना वायरस जो होता है लंग्स में डिफरेंट टाइप के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज़ करता है और ऐसे ही यहाँ कंसोलिडेशन भी करता है। तो बोरना वायरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड और डिलेड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। ऐसा ही क्लासिकल एग्जांपल है हमारे पास लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजाइटिस का। ये एरिनाविरिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस है और तो ये क्या करता है, जब इसको माइस में इंट्रा सेरेब्रल इनोकुलेशन करते हैं वायरस का, तो वायरस रेप्लिकेट होता है ब्रेन में। यहाँ पर कहाँ मेनिंजेस में, एपेंडाइमा में, कोराइड प्लेक्सस में, इनकी एपिथेलियल सेल्स में ये 7th डे तक रेप्लिकेट करता है। इसके बाद ये CD8 क्लास 1 MSC रेस्ट्रिक्टेड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को इन्वेट करता है और इसको डैमेज कर देता है। इसके कारण क्या होता है, इस वायरस के कारण मैसिव ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है फाइनली, जिससे मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल एडिमा, कन्वर्जन्स और डेथ हो जाती है। इसमें ये देखा गया है कि टी सेल कोशिश करता है कि कैसे भी करके इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन फाइनली होस्ट सेल रिस्पॉन्स जो होता है नहीं हो पाता और ये इसके लिए होस्ट के लिए फेटल हो जाता है। अगर इस टाइप की रिएक्शन रोकना है तो केमिकल इम्यूनोसप्रेशंस का यूज़ करना चाहिए या एक्स रेडिएशंस का यूज़ करना चाहिए या फिर कोई एंटी लिम्फोसिटिक सीरम को दे करके इस टाइप की रिएक्शन को रोका जा सकता है। नाउ द लास्ट टॉपिक बट नॉट लिस्ट दैट कैसे वायरस जो है वो होस्ट सेल को डैमेज करता है। तो इसके लिए देखा गया है कि कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होने के कारण इम्यूनोपैथोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, साथ में इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, तो इससे एड्रेनल ग्लैंड का जो फंक्शन है वो भी अल्टर्ड हो जाता है और इसी के कारण बहुत सारे होस्ट सेल के जो फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं, वो डैमेज होते हैं या वो अल्टर्ड होते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि फीवर है, मेलेज है, एनोरेक्सिया है, लेसिट्यूड है, इनके कारण भी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। ये देखा गया है कि इंटरल्यूकिन 1 और इंटरफेरॉन वगैरह जो हैं वायरस के रिस्पॉन्स अगेंस्ट रिलीज़ होते हैं और ये फीवर वगैरह कॉज करते हैं। अल्टीमेटली ऐसे में भी होस्ट सेल कुछ लेवल तक तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है, पर जब कंटिन्यूस एंटीजन प्रोडक्शन होता रहता है, कंटिन्यूस वायरस जो है इन्वेड करता है, तो ऐसे में होस्ट सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती और अल्टीमेटली इट मे लीड्स टू वेरी फेटल फॉर द होस्ट या फिर कहें कि मेमिलियन सेल्स। So thanks for watching this video. I hope that you can understand this chapter very well. So thanks for watching this video.